In a continuation of my video lesson on the chapter alternating current, we discussed in a previous chapter AC circuit, AC circuit with inductor only, capacitor only, and resistance only. In this circuit, we obtain that what will be the phase relationship between current and EMF. हमने ये देखा कि जब सर्किट में केवल इंडक्टर कनेक्ट है या कैपेसिटर कनेक्ट है या रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो I और E इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में क्या फेज रिलेशनशिप होता है। फेज रिलेशनशिप के साथ कुछ इंडक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यूज में निकाला था। आपने देखा होगा इसमें एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल आई थी। एक्सएल मीन्स होता है व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एसी सर्किट देन द अपोजिशन विच इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा एल एंड फॉर द कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस is equal to 1 upon omega c. ये हमने ऑब्टेन किया। Then these reactors depend on angular frequency and we know that omega equal to 2 pi f, then it can be written as 2 pi fl. It will be written as 1 upon 2 pi fc. That means the inductive reactance and capacitive reactance depend on frequency. From this relation with frequency, it is clear that the variation of inductive reactance with frequency, from this equation it is clear that the XL is directly proportional to F. Means the graph will be straight line. XL is directly proportional to F. But in case of FC, FC is inversely proportional to F. Means when we plot the variation curve of FC with frequency, it is decreases. Means क्या हुआ, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको ध्यान रखना है। Then another one concept is that when inductor is connected to AC or DC circuit, when connected in AC or DC circuit, suppose a inductor is connected in DC circuit, DC supply volt, either connected in AC, then what will be the effect on the current? तो डियर स्टूडेंट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स नो इफेक्ट ऑन करंट। करंट पर व्हेन डीसी वोल्टेज अप्लाई किए हैं कोई सर्किट में और इंडक्टर कनेक्ट है तो इंडक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या है, 2 pi fl एंड फॉर डीसी f इक्वल टू 0, देन एक्सएल विल बी 0। बट इन केस ऑफ alternating current या व्हेन AC is connected to the conductor, then current will be V upon XL. V upon XL फ्रॉम दिस फार्मूला, AC है तो AC की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मालूम है आपको कि इंडिया में जो पावर हाउस है इनके जो AC सोर्सेस है इनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होंगी मीन्स सम वैल्यूज होगी इसकी, तो एक्सएल की वैल्यू होने से करंट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट डिक्रीज होगी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिए कि व्हेन inductor is connected with DC voltage, no effect of that conductor. When inductor is connected with AC circuit, then current is decreased. But
नाउ वी सी इन केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में देखें कि कैपेसिटर में क्या होगा। तो फार डीसी के लिए, सपोज डीसी में हमने या डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है और कैपेसिटर लगा है सर्किट में, तो फार डीसी एक्स सी विल बी इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी होगा? आपको मालूम है कि डीसी सर्किट में एफ की वैल्यू 0 होती है। एफ की वैल्यू 0 होगी मीन्स एक्स सी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी होगा। मीन्स वेरी हाई अपोजिशन इज ऑफर्ड, मीन्स इट ब्लॉक द डीसी, ये ब्लॉक कर देता है। बट इन केस ऑफ एसी, एक्सी की कुछ वैल्यूज होंगी, तो एसी की वैल्यूज होने के कारण इसमें करंट चेंज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कैपेसिटर जब इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं तो डीसी वोल्टेज को ब्लॉक कर देता है और एसी वोल्टेज को अलाउ करता है। तो ये वेरिएशन ध्यान रखिएगा, एसी और डीसी के साथ बताया, और फ्रीक्वेंसी के साथ में रिएक्टेंस का क्या रिलेशंस है, ये वेरिएशन भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एसी सर्किट। अभी तक हमने क्या देखा था? 3 सर्किट देखा इंडिविजुअल वाले। एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा है तो क्या होता है, कैपेसिटर जुड़ा है तो क्या होगा, और इंडक्टर जुड़ा है तो क्या होगा। नाउ आवर टॉपिक इज दैट एसी सर्किट in series LCR. सीरीज LCR सर्किट, दैट मीन हमारे पास में कोई एसी सर्किट है और उसमें L, C और R तीनों एक साथ जुड़े हैं। अब ये इंडिविजुअल जुड़े हुए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सिंगल L के लिए क्या फेज रिलेशनशिप आई करंट और वोल्टेज में, सिंगल कैपेसिटर के लिए क्या आया और सिंगल रेजिस्टेंस के लिए क्या आया। नाउ दिस सर्किट सीरीज LCR सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट ये रेजिस्टेंस ले लिया, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर, all 3 components are connected in series with AC source supplied voltage। ये सप्लाइड वोल्टेज के साथ में कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में करंट और वोल्टेज को देखना है। सपोज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके अक्रॉस आपको मालूम होना चाहिए कि करंट तो पूरे सर्किट में सेम होगी, करंट की वैल्यू निकालना है। VR is the potential across resistance, VL is the PD across inductor, DC PD across capacitor। ये 3 चीज। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये देखा कि इन रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। करंट और वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट 0 थी। इन इंडक्टिव सर्किट फेज डिफरेंस इज π/2। फेज डिफरेंस π/2 तो था, बट इसमें क्या हुआ था कि करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट पीछे थी, वोल्टेज आगे था। कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ, phi equal to again π/2 means there is phase difference of π/2, but in this situation voltage lag behind the current means इसमें करंट आगे थी 90 डिग्री और इसमें करंट 90 डिग्री पीछे थी, और इसमें करंट सेम फेज में थी, किसके साथ में, वोल्टेज के साथ। तो हम एक कंबाइंड फेजर डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो कंबाइंड फेजर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ कंबाइंड फेजर डायग्राम। तो सपोज ये आज इंस्टेंटेनियस करंट है, तो VR मीन्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टिव सर्किट
will be in the same direction of current because both have same phase according to this. But in inductive circuit, voltage lead the current. वोल्टेज आगे होता है और करंट पीछे होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस में हमको VL रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इस एक्सिस में VC रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर करंट आगे है और इसमें वोल्टेज आगे है, ये रिलेशनशिप हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अब इसमें ये हो सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट या तो y एक्सिस में होगा या नेगेटिव y एक्सिस में होगा, तो इसमें देखना है कि कौन इफेक्टिव है। Suppose VL is more effective, inductor is more effective than capacitor, then suppose VL is greater than VC. In this case, the resultant will be resultant of VL and VC ऊपर जाएगा। सपोज इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, दोनों अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। और कितना होगा? VL माइनस VC होगा। इन दोनों का हमने रिजल्टेंट लिया। हमारा टारगेट क्या है कि V की वैल्यू से I की वैल्यू निकालना। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, VL माइनस VC ऊपर है। अब इसके साथ इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ इसका देखें, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कंफर्म है, इस डायरेक्शन में होगा। Then V is represented by this, it is a VR. Suppose the resultant voltage making angle phi, phi is the phase difference between current and instantaneous voltage. From this we can write this side just equal to this side, VL minus VC. From this phasor diagram, it is the phasor diagram of LCR circuit. Phasor diagram of LCR circuit. ये LCR circuit का phasor diagram हो गया, इस concept को लेके। From this we can write V equal to root of VR square plus VL minus VC whole square। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अपोजिट एडजेसेंट, V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस। ये स्टूडेंट, जैसे हमें मालूम है कि जब कोई सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस होता है तो वहां सिंबल यूज करते हैं R, रेजिस्टेंस अपोजिशन के लिए। जब सर्किट में मीन्स ये हुआ कि VR की वैल्यू IR लिखेंगे, बट VL की वैल्यू इसी फ्लो में हम लोग IXL लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो अपोजिशन है या रिएक्टेंस है वो XL होगा। वैसे ही VC है तो IXC होगा। फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर सर्किट IXC, फॉर इंडिविजुअल इंडक्टर सर्किट IXL, फॉर रेजिस्टिव सर्किट IR। बट हियर V इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ थ्री LCR। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये तीनों सर्किट का कंबाइंड है। दैट मीन हियर कंबाइंड अपोजिशन इज ऑफर्ड एंड वी नो दैट द कंबाइंड अपोजिशन इज नोन एज इम्पीडेंस डिनोटेड बाय Z, देन V कैन बी रिटन एज IZ। ओके, दिस वैल्यूज विल बी पुट हियर, देन वी गेट I equal to V equal to IZ। For this we put IZ and equal to from here I square R square plus I minus IXL minus IXC whole square। I कॉमन निकाल के कैंसल कर देंगे, देन वी गेट Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। सपोज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वेशन 1। देन द कंबाइंड अपोजिशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z इज obtained Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये Z इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन हो गया। कितना सिंपल है। LCR सर्किट में
हमने देखा कि फाई रेजिस्टिव सर्किट के लिए 0 होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। फेजर डायग्राम बनाया, इस फेजर डायग्राम से V की वैल्यू लिया, सिंपल। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि रेजिस्टिव सर्किट में आपको करंट एंड रेजिस्टेंस R लेंगे, यहाँ पे करंट और एक्सएल होगा, यहाँ करंट एक्सएल होगा, और कंबाइंड के लिए Z लिखा है। तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू पे आप पुट किया, Z की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब इस सर्किट में हमने इम्पीडेंस तो निकाल लिया, इम्पीडेंस Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट होगी। मीन्स इतना इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट में होगा। इसके बाद फेज देख रहे हैं कि फेज की वैल्यू कितनी होगी। आपको मालूम है कि जो करंट और वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है एलसीआर सर्किट का, इनमें फेज कितने का है, फाई का। अब फाई है मीन्स जो करंट की वैल्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि वोल्टेज से करंट फाई कम है, तो ओमेगा टी माइनस फाई, इट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर करंट वेयर I0 इक्वल टू V0 अपॉन Z and value of Z is this. Now we find out the value of phi, मतलब उसका फेज रिलेशन कितना है, फेज में कितना चेंजेस आए। तो इस फेजर डायग्राम से फाई की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इस फेजर डायग्राम से देखें अगेन, tan phi इक्वल टू दिस बाय दिस VL माइनस VC अपॉन V, VL minus VC upon V. It will be the VL minus VC upon VR. Opposite upon adjacent, tan phi. Then it can be written as IXL, IXC, IR. VL को क्या लिखेंगे, IXL, IXC और ये IR, तो सबका कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा XL minus XC upon R. That means phi will be tan inverse XL minus HC upon R. ये रिलेशन निकल गए। मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ इसको कि phi की वैल्यू आ गई tan inverse XL minus HC upon R। तो ये LCR सर्किट के आउटपुट्स होते हैं, जो सिंपल डेरिवेशन से ऑब्टेन हुआ। हमने ये देखा कि जो इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन ये आया, करंट की वैल्यू फेज डिफरेंस फाई पीछे है, यहाँ पे हम लोग V0/Z इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ जो दोनों एक्सप्रेशन यूज हुए हैं, Z की वैल्यू ये है, फाई की वैल्यू ये है। मीन्स करंट में Z और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करके एक्चुअल करंट और वोल्टेज का फेज रिलेशनशिप कितना है यहाँ पे किया जा सकता है। अब इसमें सपोज करें, सपोज पहले हमने ये दिया था कि VL इज ग्रेटर देन VC, VC इज ग्रेटर देन VL, ये तीन केस लिए थे। केस वन, केसेस वन, XL इज ग्रेटर देन XC, जो सिचुएशन है XL इज ग्रेटर देन XC, देन फाई विल बी पॉजिटिव। फाई पॉजिटिव है तो हमने अभी फेजर डायग्राम बनाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये V था और ये I था और ये फाई की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 5 डिग्री। 5 फेज एंगल से करंट क्या है, पीछे जा रही है, ठीक। बट इन केस ऑफ केस 2, if XL is less than XC, then phi equal to negative। अब phi नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा और ये V हो जाएगा। क्यों, क्योंकि phi नेगेटिव है। phi नेगेटिव है मीन्स इसमें जो एंगल I है, I की वैल्यू ज्यादा हो गई तो phi नेगेटिव। तो इन दिस सिचुएशन करंट लीड द वोल्टेज बाय phi angle। बट केस नंबर 3, if XL is equal to of XC,
XL is equal to XC. In this way phi will be 0. Phi की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. Phi वैल्यू 0, that means there is no phase difference between current and voltage. करंट और वोल्टेज में कोई फेज रिलेशन नहीं होगा, मतलब फेज इनका 0 है, दोनों सेम फेज में होंगे। और ऐसा हमने पढ़ा कहाँ पे है, रेजिस्टिव सर्किट में। दैट मीन व्हेन resistance, inductor and capacitor are connected in series with alternating voltage, and if XL equal to XC, then the circuit behave as a purely resistive circuit. Okay, purely resistive circuit. Thank you.